Very good morning, students. Last time we have discussed the center of mass for two particle system. Last time हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो किसके रिलेटेड था? सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम. अब मान लो अगर टू पार्टिकल ना हो वहां पे कितने पार्टिकल्स हो? n पार्टिकल्स हो. तो हम उस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको हम राइट में करेंगे. डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको. सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए इक्वेशन क्या होती थी? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 vector whole divided by m1 plus over m2. This one is the equation for the position of the center of mass for two particle system. अगर हमारे पास number of particles होते हैं तो हम इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं. That is RCM vectors will be equivalent to the m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus so on up to mn rn vector whole divided by m1 plus m2 plus so on up to mn. ठीक है, क्या करना हमने इन नंबर्स को इंक्रीज कर देना. कहां तक? अप टू n पार्टिकल्स तक लेके जाना है. तो देखो दो पार्टिकल्स का प्रोडक्ट किसका होता है? मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल. जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ किए जाएंगे. ये पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये मान लेते हैं n पार्टिकल. तो इन सभी के लिए जो पोजीशन वेक्टर्स आएंगे वो कुछ इस फॉर्म में लिखे जाएंगे. दैट इज r1 वेक्टर, r2 वेक्टर एंड r3 वेक्टर, r4 वेक्टर, so on to rn वेक्टर्स. ठीक है, तो इन सभी का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाइज करेगा उसको पोजीशन वेक्टर बता मेरे को. पोजीशन वेक्टर और सेंटर ऑफ मास और n पार्टिकल सिस्टम को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, दैट इज द इक्वेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम. इसके लिए आता है ये n पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखा जाता है. अब मान लो यहां पे हमें कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर लिखने के लिए बोला जाता है तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको? ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी इस चीज को कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट इस चीज की वैल्यू को लिख रहा हूं. अच्छा देखो एक और बात यहां पे, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं RCM वेक्टर विल बी इक्वल टू द, इसी को लिख रहा हूं मैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को इसके बाद बोलता हूं समेशन ऑफ. समेशन का मतलब क्या होता है? सम करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स की जितने भी हैं उन सभी को ऐड करना. तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं i मैंने एक नंबर, जनरल नंबर चूज कर लिया ताकि हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी लिमिट बना सकते हैं. ठीक है, i की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां तक वेरी कर रही है. तो mi उसी तरह से ri, ऐसा क्यों i का i क्यों लिखा? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट पार्टिकल लिया तो फर्स्ट पार्टिकल का ही मास ले रहे हैं, फर्स्ट पार्टिकल का ही पोजीशन वेक्टर आ रहा है. सेकंड पार्टिकल ले रहे हैं तो सेकंड पार्टिकल का ही मास, सेकंड पार्टिकल का ही पोजीशन वेक्टर आ रहा है. ठीक है, इस तरह से. तो यहां पे मैं इसकी लिमिट डिसाइड कर देता हूं. कहां से कहां तक होगा? i कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है. कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से. कहां तक जा रहा है? अप टू n पार्टिकल्स तक. ये होती है लिमिट्स होती है इसकी. ठीक है, यानी कि i की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? 1 से कर रहे हैं. कहां तक जा रही है? n पार्टिकल्स तक. होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi. नीचे क्या आ रहा है? सिंपल m1 m2 m3 so on up to mn आ रहा है. तो हमने m लिख दिया. यहां पे i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गया अप टू n तक जा रही है. अब देखो ये जो मैंने समेशन ऑफ mi लिखा है, this can be written as the number of particles mass of the complete system. ठीक है, mi i1 to n can be written as capital M, where capital M represent the मास ऑफ कंप्लीट सिस्टम. पूरे ऊपर पार्टिकल्स का टोटल मास कितना होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? कैपिटल M के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, तो दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन m. मैंने इसको रिप्लेस कर दिया सारे के सारे क्वांटिटी को किसके साथ? m के साथ. वेयर m रिप्रेजेंट द मास ऑफ द कंप्लीट बॉडी. ठीक है, ये कंप्लीट सिस्टम का मास बता रहा है. तो यहां पे हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब हम ठीक है, i1 to n ये बन जाएगा mi ri. ठीक है, दैट इज द सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम. किसके लिए आ रहा है ये सेंटर ऑफ मास? फॉर n पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखा जा रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब मान लो इसी की वैल्यू का हमें किसको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है? और कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बताओ, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कैसे लिखेंगे इसकी वैल्यू? कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे आप लोगों ने हमने किया हुआ है, इसका मतलब x और y की पोजीशन में बताओ. तो यहां पे xcm. ठीक है, तो xcm की वैल्यू 1 अपॉन m ले रहा समेशन साइन. कहां से स्टार्ट होगी इसकी लिमिट? i1 से लेकर के m तक. यहां पे लिखूंगा mi. तो यहां पे क्या आएगा?
पहले क्या आ रहा था आर क्या है, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखते हैं इसको तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से y cm के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा, दैट इज 1/m समेशन ऑफ i1 to n mi, और यहां पे लिखूंगा मैं yi। z एक्सिस क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास निकालना है ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम, तो यहां पे कैसे लिखूंगा 1/m समेशन ऑफ i1 to n mi zi, ठीक है। so this one is the coordinates of the center of mass of the number of particle system, इस तरीके से हम इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। फिर वही बात सभी को, ये ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। पहले जो हमने आर्टिकल्स किए दैट वाज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल लिया हमने, उन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकाला, ठीक है, कि यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास को लाइज करता है। उसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने किया। अब हम करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, इन विच द डिस्टेंस ऑफ द टू पार्टिकल्स इज नॉट चेंज, दो पार्टिकल्स के बीच जो सेपरेशन होती है वो चेंज नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोला जाएगा उसको, ठीक है। और रिजिड बॉडी के लिए हम सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेशन की सेंटर ऑफ मास की, दैट इज RCM will come out to be, कितना निकाला था हम लोगों ने, दैट इज समेशन ऑफ mi ri वेक्टर अपॉन समेशन ऑफ mi i1 to n i1 to n, ठीक है। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन की थी। अब देखो रिजिड बॉडी होती क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि बड़े ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो एक साथ मिलकर एक बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये दो पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन जो वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, बिकॉज दे आर इन द कंटिन्यूअस अमाउंट, ठीक है। ये एक के बाद एक होती है, तो इनके बीच की जो सेपरेशन होती है, मान लो ये मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी सेपरेशन को शो कर दे रहा हूँ, इनकी सेपरेशन जो है वो है 10 मीटर, ये 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बट जब हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी क्या है, वन काइंड ऑफ सॉलिड बॉडी, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास डस्टर है, तो ये पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इसके ऊपर, तो जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए क्या हम दोनों के बीच की सेपरेशन देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे, एक एक पार्टिकल की सेपरेशन देखना मुश्किल है, ठीक है। तो इस चीज में हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं किसका, रिजिड बॉडी का। अब रिजिड बॉडी में किस तरीके से हम इसको शो करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को नहीं कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स को छोड़ के हम क्या करते हैं, कंसीडर एक एलिमेंट मान लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एक एलिमेंट है, विच इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैंने बॉडी के ऊपर क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, ठीक है। अगर देखो जैसे मैं पार्टिकल का मास मानता था m1 m2 m3, अब इस एलिमेंट का जो मास हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी कंसीडर एज dm। कैसे कंसीडर किया जाएगा इसका मास, dm मास कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। यार रिजिड बॉडी में होता क्या है कि पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन तो होती नहीं है, तो हम उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, फिर समझा रही बात है। एंड दिस रिजिड बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, बड़े ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना मुश्किल काम हो जाता है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस एलिमेंट की मास कितना हम कंसीडर करते हैं, dm मास ले लेते हैं। अब देखो ये एलिमेंट कितनी डिस्टेंस पर है, कितने पोजीशन वेक्टर पर है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, या उसका एक तो ओरिजिन हमने माना हुआ, मान लो मैंने यहाँ पे इसका ओरिजिन माना है, तो इस ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक इसकी सेपरेशन कितनी होगी, ठीक है। तो दिस कैन बी टर्म्ड एज द पोजीशन वेक्टर, हम उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, समझा रहे बात। अब देखो सेंटर ऑफ मास हमने लिखना है किसके लिए, फॉर द रिजिड बॉडी के लिए। अब इसी सारी चेंजिंग को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो हम लिखेंगे RCM, अब इस सॉल्यूशन की जगह हम इसका यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, क्यों, क्योंकि अब ये सारे बॉडी जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स एलिमेंट के कलेक्शन से बनी हुई है। ये छोटे छोटे एलिमेंट जो है, ठीक है, ये छोटी छोटी थिक लाइन से मैं बना रहा हूं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये सारी बॉडी जो छोटी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो हमने छोटी छोटी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को पूरी बॉडी का शो करना है, ठीक है। तो पूरी बॉडी को शो करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं फिर
इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। एम आई इसको रिप्रेजेंट कर रहा था सिंगल एक पार्टिकल के मास को, लेकिन हमने इसको यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दिया है, डीएम मास से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि एक हम एलिमेंट मान रहे हैं, ये छोटा सा पार्ट हमने माना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। बॉडी के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन जो आपने माना मास का, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो एम आई को हमने रिप्लेस कर दिया मास ऑफ द एलिमेंट, किससे रिप्लेस कर दिया, मास ऑफ द एलिमेंट। एंड आर पोजीशन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, इट मींस द पोजीशन और डिफरेंस कहां से कहां तक, क्योंकि आपने रेफरेंस लाइन मान ली है, रेफरेंस लाइन से लेकर के यहां तक इसकी सेपरेशन कितनी आ रही है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना बन रहा है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यहां पे आर वेक्टर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एम आई, समेशन ऑफ एम आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। क्लियर हो गई बात, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है, छोटे-छोटे एलिमेंट का मास है, ठीक है, तो पूरी बॉडी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंट, तो पूरे छोटे-छोटे एलिमेंट का मास मिलाकर बनाएगा, वो किसका मास बनाएगा, पूरी बॉडी का मास। मान लो पूरी बॉडी का मास 100 ग्राम है, तो एक एलिमेंट का मास 10 है, और टोटल कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, एक एलिमेंट का मास 10 है, और टोटल एलिमेंट कितने हैं, 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, पूरी बॉडी का मास कितना बन गया, 100 ग्राम बन गया, ठीक है। तो डीएम को अगर आप चाहो तो सिंपली इस तरीके से लिखते हो 1/m, क्योंकि डीएम किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम will represent the mass of the body, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये mass of body, mass of body, body के mass को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये लिखा जाएगा टीएम आर वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर फॉर द, किसके लिए बनाया हमने पोजीशन वेक्टर, फॉर द रिजिड बॉडी, किसके लिए बनाया, रिजिड बॉडी के लिए बनाया, क्योंकि हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो उसमें पार्टिकल्स जो सेपरेबल नहीं होते हैं, उनके बीच की सेपरेशन होती नहीं है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये होता है सॉलिड बॉडी जो होगी या फिर रिजिड बॉडी जो होती है, वो क्या होता है, एक बड़ी ज्यादा नंबर ऑफ कलेक्शंस होता है, लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स की कलेक्शंस होती है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये सेंटर ऑफ मास, पोजीशन सेंटर ऑफ मास फॉर 10 पार्टिकल सिस्टम। लेकिन जब आप रिजिड बॉडी की बात करेंगे, तो रिजिड बॉडी के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे उसको 1/m इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर वेक्टर, ठीक है। अब इसी चीज को बोला जाता है दैट कि ये जो आपने वैल्यूज लिखी है, इनको आप लिखो किस फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बताओ भाई, किस फॉर्म में बताओ, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बताओ। क्या अगर मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना हो रिजिड बॉडी का, बाय एक्सिस के अबाउट निकालना हो, या फिर जेड एक्सिस के अबाउट निकालना हो, तो मुझे बताओ इसकी कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरीके से लिखेंगे, आर द सम ऑफ द एक्स वाई एंड जेड है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसे हमने ऑलरेडी इसको पीछे वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस will be equivalent to the 1/m, लिखा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, dm, किसको रिप्लेस करूंगा मैं, अरे इस पोजीशन वेक्टर को रिप्लेस करूंगा, पोजीशन वेक्टर इज द सम ऑफ द xi yj एंड zk, इसका सम होता है, तो यहां पे इसको लिखूंगा x, ठीक है, इसको लिखूंगा x वेक्टर को लिखूंगा। उसी तरह से ycm कोऑर्डिनेट ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए y कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, that is 1/m integration of dm y z center of mass along z axis 1/m integration of dm z, ठीक है। तो all these coordinates for the rigid body, ये जो हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ये किसके लिए लिखे, रिजिड बॉडी के लिए लिखे सारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पीछे वाले जो कोऑर्डिनेट्स किए थे वो किसके लिए किए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के लिए किए थे, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हम लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, रिजिड बॉडी के लिए। जब हमारे पास रिजिड बॉडी की बात करेंगे, तो हम उनको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इन फार्मूलास का यूज किया जाएगा। क्लियर होगी बात सभी को ये,